नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 31 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट का पेपर है। बाकी के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 6 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा वीडियो के समाप्त होने के बाद से। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प देखिए, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस कथन का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए जीन पियाजे ने जो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने चरण बताए थे, पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर उनके द्वारा कितने चरण बताए गए थे? 1, 2, 3 और ये 4 चरण में उन्होंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। तो ये विकल्प ये कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र सुस्पष्ट है, यानी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप्ड हो जा रही है, वो अगले क्षेत्र में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। और दूसरा प्रॉपर्टी अगर कोई उभर रहा है तो यहाँ पर जाकर के खत्म हो जा रहा है, वो तीसरे की बाउंड्री को टच नहीं करेगा या फिर इंटरसेक्ट करके चौथे में नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये कहा जा रहा है, जो कि विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने जो पलटावीपन हो गया, उसके बाद से संरक्षण हो गया, ये सभी टर्म्स जो बताए थे वो सभी एक किसी अवस्था से शुरू होकर के और उसकी परिपक्वता दूसरी अवस्था में जाकर के हो रही थी, यानी कि वह बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाउंड्री को पार करके दूसरी अवस्था में जा रहे हैं। और ये क्या कह रहा है विकल्प? ये विकल्प कह रहा है कि क्षेत्र सुस्पष्ट है, यानी कि दूसरी की बाउंड्री को टच नहीं करेंगे, उसको पार नहीं करेंगे और इनका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल संबंध है, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी है वो अगले चरण में जाकर के कंप्लीट होती है, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत रखते हैं। क्या यह संभव है कि जितने भी थियरीज दी गई हैं सब एक मत रखें? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर सब थियरीज का एक ही मतलब होता, सभी मनोवैज्ञानिक एक ही मत रखते हुए अपनी थियरी देते, तो फिर इतनी थियरी आती ही क्यों? आप देखेंगे कि जहां जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर जोर देते हैं, वहीं संरचनावाद से ही जुड़े लेव वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देते हैं। तो एक मत नहीं होता है सभी सिद्धांतों का, तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर कहने का मतलब कि जो विकास हो रहा है बच्चे का वो एक सीधी रेखा में इस प्रकार से चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। विकास कई बार कई चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि आपके वातावरण की वजह से, आपका आनुवांशिक लक्षण क्या है उससे भी विकास प्रभावित होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि निर्बाध हो रहा है, यानी कि निर्बाध मतलब कहने का मतलब कि स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। तो जो विकास होता है वो बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जरूर है, लेकिन निर्बाध नहीं होता है, ये गलत हो, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं, एक तरीके से एक सरल रेखा में नहीं चलता है, बल्कि कई क्षेत्रों से प्रभावित होने की वजह से, कई कारकों की प्रभावित होने की वजह से जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में ना चल करके इस प्रकार से जिग जैग मोशन में चलता है। ठीक है, तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है कि जो बच्चों का विकास हो रहा है वो उनके सामाजिक संदर्भ, यानी कि उनका सामाजिक संदर्भ क्या हो गया? उनके परिवेश हो गया। बच्चे वातावरण से जिस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं उसी प्रकार से उनका विकास जो है वो डिसाइड होता है। इन चारों विकल्पों में यही एक अप्रोप्रिएट और पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए, जो मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों का, गतिक विकास जो होता है शारीरिक विकास से संबंधित ये है, तो वो 2 तरीके से होता है। पहला तो सूक्ष्म, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, और दूसरा स्थूल गतिक कौशल होता है। सूक्ष्म में वो क्रियाएं आती हैं जिसमें जैसे कि आपको ज़्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अपने पल के झपकाना हो गया, लिखना हो गया, ये सभी सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। लेकिन अगर स्थूल गतिक कौशल की बात करें तो दौड़ना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया,
कूदना हो गया, ये सभी एक तरीके से आपके ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स जिसमें एक्टिव रहते हैं वो स्थूल होता है, यानी कि बड़ा गतिक कौशल कह सकते हैं आप उसको दूसरी भाषा में। और सूक्ष्म मतलब कि छोटा गतिक कौशल क्या होगा, जिसमें आपको कम मूवमेंट करना पड़े। तो इन चारों विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पर दौड़ना दिया गया है, यानी कि ये स्थूल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए चढ़ना दिया गया है, तो ये भी स्थूल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कूदना दिया गया, फुदकना, तो ये भी स्थूल से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, एक धागे में मोती पिराना, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा बॉडी का वो सबसे कम हो रहा है, इस वजह से इसे सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या फिर गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। आनुवांशिक कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा गुण ऐसा है जो कि बच्चों को उनके माता पिता से प्राप्त होता है जन्म के समय। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। चौथा विकल्प देखिए सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल कहने का मतलब कि जिस प्रकार से समाज के प्रति आप रिएक्ट करते हैं उसे सामाजिक कौशल आप मोटा मोटी तौर पर समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग जो होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। युंग के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो बहुत से परिवार के जो माता पिता हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी कि अपने अंदर ही लीन रहते हैं, अपने आप से सिर्फ मतलब रखते हैं। तो क्या ये सामाजिक कौशल आनुवांशिकता से तय हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर माता पिता बहिर्मुखी थे तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार से बहिर्मुखी होने चाहिए, लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये सामाजिक कौशल जो है वो आनुवांशिक लक्षण नहीं है। तीसरा देखिए नैतिक विकास। नैतिक विकास कहने का मतलब कि जो नैतिकता के गुण होते हैं, मान लीजिए कि अब माता पिता के अंदर नैतिकता थी, लेकिन कई बार उनके बच्चे जो होते हैं वो चोर निकल जाते हैं। तो क्या अगर उनके अंदर नैतिकता का ट्रांसफर आनुवांशिक लक्षणों के अंतर्गत होता तो क्या वो चोर निकलते? नहीं निकलते। तो ये भी आपके आनुवांशिक गुण नहीं है नैतिक विकास। दूसरा देखिए बुद्धि। बुद्धि की बात करें तो कई बार देखा गया है कि जैसे मान लीजिए माता पिता हैं तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका IQ लेवल कम है, लेकिन जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनके बच्चे, तो उनका IQ लेवल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि वातावरण में संपर्क में आने से जब जब नई चीज़ें वो सीख रहे हैं तो उनका IQ लेवल बढ़ रहा है। तो ये जो बुद्धि है वो कभी भी आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका आनुवांशिक लक्षण नहीं है। लेकिन आंखों का रंग बोला जाए तो ये आनुवांशिक लक्षण होता है। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे के जन्म के समय उसके आंखों का रंग भूरे कलर का है, तो क्या वातावरण के संपर्क में आने से उसके आंखों का रंग काला हो सकता है? नहीं होगा। जो जन्म के समय आपके आंखों का रंग आ चुका है वहीं आपका जीवन पर्यंत रहेगा, ये पर्यावरण से कभी भी प्रभावित नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही एक लक्षण है जो कि आनुवांशिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए केवल एक ही विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें केवल एक की चर्चा की गई है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नए नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया करने की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो विद्यालय जो है वो द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण है। देखिए समाजीकरण कहने का मतलब कि बच्चा जब परिवार में जन्म ले रहा है तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आता है? सबसे पहले वो परिवार के संपर्क में आता है और अपने आस पड़ोस के संपर्क में आता है। तो जो उसका परिवार है, जो आस पड़ोस है, वो उसका प्राथमिक समाजीकरण होगा और इसके बाद जो है वो सभी द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो जो विद्यालय जो बच्चा जा रहा है वो जाहिर सी बात है 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसका द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर पर बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर उन्होंने बताया था, और तीनों स्तर में 2-2 उप स्तर उनके द्वारा बताया गया था। तो दूसरे स्तर के पहला उपवर्ग यहाँ पर पूछा गया था अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो इसका मतलब क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा परिवार में अपने कि जब आपके रिजल्ट की घोषणा होती है और आप ही के मोहल्ले में कोई दूसरा लड़का आप ही के कक्षा में पढ़ रहा है और आपसे ज़्यादा अंक पा लिया, तो आपके माता पिता आपको उदाहरण देते हैं कि देखो उनका लड़का कितना अच्छा पढ़ाई किया है, वो कितना अच्छा नंबर लाया है, तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो। तो ये सभी सुनते सुनते बच्चे भी एक तरीके से सोचने लगते हैं कि उस बच्चे को समाज से स्वीकृति प्राप्त हुई है क्योंकि उसने अच्छा अंक लाया है। तो समाज से स्वीकृति पाने के लिए किसी दूसरे की कॉपी करना कि वो अच्छा लड़का है या फिर वो अच्छी लड़की है, तो हम उसी का अनुसरण करने लगेंगे। तो ये पारंपरिक स्तर के पहले उप स्तर के अंतर्गत आता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको वही उत्तर इसका निकालने में मदद करेगा। कह रहा है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, क्योंकि आप इनके जो ऑप्शंस देख रहे हैं इनके चारों ऑप्शंस जो हैं वो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए शब्दावलियों में से एक हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर उत्तर दिया जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा समायोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि वह बदलाव करता है। जब भी स्कीमा में कुछ इंफॉर्मेशन में विरोधाभास होने की वजह से अगर बदलाव करना पड़े तो वो समायोजन होता है, और बिना बदलाव किए स्कीमा में इंफॉर्मेशन को सेव करने को समावेशन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर बदलाव किया गया था, क्योंकि साइकिल जिस प्रकार से बच्चा चलाना सीख लेता है वो उसका पूर्व अनुभव हो गया। अब वो पूर्व अनुभव, अब बच्चा ये सोच रहा है कि जिस प्रकार से मैंने साइकिल चलाया था उसी प्रकार से स्कूटर चलाऊंगा। लेकिन जब वो स्कूटर चलाना सीखने लगता है या सीखने लगती है तब उसे एहसास होता है कि स्कूटर में हमें एक्सेलरेटर मिलेगा जो कि आपके साइकिल में नहीं था। स्कूटर में आपको किक मारने के लिए मिलेगा जो कि आपके साइकिल में नहीं था। तो यानी कुछ ना कुछ आप बदलाव कर रहे हैं अपने पूर्व अनुभव में। तो यही मतलब इन्फॉर्मेशन सेव करने से पहले या फिर इन्फॉर्मेशन स्कीमा में डालने से पहले अगर कुछ चेंज करना पड़ता है तो वो समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो ये भी प्रश्न जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, क्योंकि ये उनकी अवस्थाएं दी गई हैं। तो जीन पियाजे के इन अवस्थाओं को अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप अपने ऊपर इस प्रश्न को लेकर के आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगर इसी प्रश्न को हम लोग देखें, संवेदी गामक का जो अवस्था उन्होंने बताया था 0 से 2 साल बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल, और 11 से आगे जो या फिर 11 से 16 साल 15 साल जो उन्होंने बताया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल बताया था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप में भाषा कौशल तेजी से कब विकसित होता है। तो आप जानते हैं कि जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसमें तेजी से भाषा सीखने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो पहले काका, मामा, क, प, म तोड़ तोड़ के वर्डों को बोल रहा है, यानी वर्णों को केवल वो दोहराता रहता है बार बार। तो यहाँ पर भाषा का कौशल विकसित होता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं होता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, यानी 2 से 7 साल का जब बच्चा है तो उसमें भाषा का कौशल तेजी से विकसित होता है। वो नई नई शब्दों को आपसे बोलने लगता है, जो चीज़ आप उसको सिखा भी नहीं रहे वो भी सीखने लगता है परिवेश के एक तरीके से अंतःक्रिया के माध्यम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 साल का बच्चा जब है तब वो प्राइमरी में उसका नाम लिखा चुका होता है। वो पहले एक तरीके से LKG UKG नर्सरी से पार करके वो प्राइमरी में आ चुका है, और वो 7 साल का बच्चा है तो कम से कम कक्षा 1 या फिर कक्षा 2 में जरूर होगा। तो इस समय उसमें भाषा कौशल जो है वो काफ़ी हद तक विकसित हो जाती है। तो इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा, और इस हिसाब से तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 11 से 16 साल का बच्चा काफ़ी भाषा पर निपुणता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसमें एक अध्यापिका और 2 से 4 अभ्यर्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं, यानी कि ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा अन्योन्य शिक्षण। क्यों अन्योन्य शिक्षण होगा? इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं, यानी कि इसका हिंदी में दूसरा नाम आप पारस्परिक शिक्षण कह सकते हैं। यानी कि पारस्परिक यानी कि परस्पर जो ग्रुप में बच्चे हैं वो एक एक करके लेख के अंश का संवाद कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, यानी कि परस्पर वो एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं और उसके आधार पर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शिक्षण को अन्योन्य शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल और इसका दूसरा नाम पारस्परिक शिक्षण होता है, कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई थी? तो चारों विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया जो शब्द है वो पाढ़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुदेशनात्मक पाढ़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प देखिए, कम क्षमतावान वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए
जो समावेशी शिक्षा है वो ये कहता है कि चाहे बच्चा क्षमतावान हो या फिर कम क्षमता वाला हो, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो, सबको एक ही छत के नीचे सबको एक समान मानते हुए सबको अधिगम कराना शिक्षा का परम कर्तव्य है। तो ये पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रजा कहने का मतलब कि जो शिक्षार्थी हैं, अधिगम करता है, वही प्रजा है कक्षा की। अब उनका ही एक तरीके से केंद्र में होना आवश्यक है बाल केंद्रित होने के लिए, और ये कह रहा है कि उनको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षक निर्धारित करने का मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से शिक्षक केंद्रित करने की बात की जा रही है, जबकि हम लोग बाल केंद्रित की बात करते हैं। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चे के परिवेश से जोड़ करके बच्चों को बताना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सिर्फ पाठ्यक्रम का निर्धारित करेगी कि पाठ्यक्रम में बच्चों का क्या है, लेकिन जो बच्चे का परिवेश है, जो उसका पूर्व अनुभव है, उससे जोड़ करके उसके पाठ्यक्रम को आगे बताना है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जब बच्चे समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित होंगे, इंटरनली मोटिवेट होने लगेंगे, तब वो अधिगम करने में उनको आसानी होगी, और यही प्रगतिशील कक्षा की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ करके प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, उसके व्यक्तित्व को समझना है, ठीक है। तो दूसरे के व्यक्तित्व को समझना या फिर उसके स्वभाव, मनोदशा, प्रवृत्ति को समझ करके प्रतिक्रिया देना, ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण है। देखिए, इसे अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कहा जाता है। और अगर अपने अंदर के व्यक्तित्व को झांकने की बात होती तो उसे इंट्रापर्सनल कहा जाता है, उसे हिंदी में अंतःवैयक्तिक कहा जाता है। अगर अपने अंदर की बात होती तो अंतः, यानी आप अपने अंदर देख रहे हैं, और अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो उसे अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इंटरपर्सनल कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि जो होती है, सामान्यतः जो काउंसलर होते हैं, जैसे कि आपका काउंसलिंग करके और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये काउंसलर जो होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे ही इंटरपर्सनल कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक को, ठीक है। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि जो उनके पिता हैं वो पहले से रूढ़िवादी अवधारणा अपने अंदर बना चुके हैं कि रोने का काम केवल लड़की करती है। मान लीजिए किसी बालक को चोट लग गया, बहुत तेज चोट लग गया, तो क्या वो रोएगा नहीं? ये एक तरीके से पहले से अवधारणा बनी हुई है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि केवल लड़कियां रोती हैं, लड़के भी रोते हैं। ये एक रूढ़िवादी अवधारणा है, और चूंकि जेंडर से जुड़ा हुआ है, लड़के लड़कियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल सही है, चूंकि पॉजिटिव था इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, यानी निगेटिव सेंस वाला आपका उत्तर होगा। जो पहले से आप परीक्षा देते आ रहे हैं, जो वर्ष के अंत में आपकी परीक्षा होती है, उसमें 2 घंटे 3 घंटे के समय में आपने साल भर में क्या सीखा, उसका सही से आकलन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अवधारणा लाया गया था, ठीक है। तो चौथा विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। यह विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर देना है। अब देखिए, रुचि पैदा कैसे होता है। बच्चे पहले जैसे डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में जाते थे, तो इस वजह से उन पर एक बोझ पड़ता था कि अरे बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना है, बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो बच्चों में एक मनोवैज्ञानिक डर बैठ जाता था। अब क्या हुआ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से लगातार उनका पढ़ाई के दौरान ही मूल्यांकन हो रहा है कि किसी गतिविधि को कर रहे हैं तो वो बच्चे कितना सीखे हैं, ये मूल्यांकन होना। एक तो उनको फीडबैक मिला कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, तो इससे बच्चे और ज़्यादा आगे प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हाँ मेरा ये कमी है और इसको मुझे इस प्रकार से हैंडल करना है। तो एक तो इस प्रकार से मोटिवेट हुए, और दूसरा उनके ऊपर जो अचानक से बोझ आ जाता था बोर्ड परीक्षा का, वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ, और लगातार मूल्यांकन की वजह से वो भी उन सभी चीज़ों को लेकर के यूज्ड टू हो गए कि हाँ इस प्रकार से मुझे परीक्षा देनी है। तो ये सभी एक तरीके से उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं मेन परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले। तो इस तरीके से वो इंटरनली मोटिवेट हुए, और उसकी वजह से पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न हुई। तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल सही है। पहले रूढ़िवादी तरीके से फाइनल एग्जाम केवल होते थे, लेकिन अब
सतत मूल्यांकन होता है, तो ये एक पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा जो निगेटिव है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ये निगेटिव कैसे है? निगेटिव इस सेंस में है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आसान तरीका है। यहाँ पर टीचर के लिए प्रोसेस आसान करना या फिर कठिन करने की बात नहीं की गई है। मूल्यांकन इस वजह से किया जाता है कि जो बच्चे का अधिगम है वो अर्थपूर्ण किया जा सके। बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है उस समस्या को पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पर विकल्प क्या कह रहा है कि शिक्षकों के लिए आसान हो गया है, शिक्षकों के लिए परीक्षण करना आसान हो गया है। तो ये शिक्षकों के फेवर के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के फेवर के लिए कि उनको क्या समस्या आ रही थी, उस समस्या को हैंडल करने के लिए बच्चों को फीडबैक देना और उनको प्रेरित करना पढ़ाई के लिए। तो ये एक तरीके से निगेटिव था, इस वजह से पहला विकल्प ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, यानी तर्क दिया गया है। आपको सही विकल्प चुनना है दोनों को पढ़ करके। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा भी अलग हो सकती है। तो अगर सभी भाषाई विविधता को टीचर समझेंगे और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर जो सभी वर्ग से आए हुए बालक हैं वो अपने आप को उस परिवेश का हिस्सा समझेंगे और कोई भी हीन भावना का शिकार नहीं होगा। और जब इस प्रकार का प्रजातंत्र वाला माहौल होता है कक्षा में तो जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है और प्रगतिशील कक्षा का ये उदाहरण बन जाता है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। रीजन की बात करें तो दिया गया कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये देख करके दोस्ती नहीं करते हैं कि वो क्या जान रहा है क्या नहीं जान रहा है या फिर उसका रुचि किस में है, उसका किस में रुचि नहीं है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका जो कि टीचर है उन्होंने एक यहाँ पर ट्रिक बनाया है कि बैनी आह पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण कराने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, बै से उन्होंने बैगनी बताया, नी से नीला बताया, आ से आसमानी बताया, ह से हरा बताया, पी से पीला बताया, ना से नारंगी बताया और ला से लाल बताया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह योजना या फिर इस प्रकार से उनको क्रम याद कराने की योजना क्या कही जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए स्मरण रोपकारी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे अंग्रेजी में निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड भाषा में किसी चीज को याद कराना। अब देखिए ये कोड ही तो है, ये क्या है? सभी रंगों का प्रथम वर्ण अक्षर जो वर्ण ले लिया गया है वो ये कोड है और कोड को ही निमोनिक्स कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसे ही हिंदी में स्मरणोरोपकारी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? जिसका मिलान सही होगा वहीं आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए समावेश। समावेशी कक्षा में कहा जा रहा है विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, जबकि समावेशी कक्षा में जो असमर्थ अधिगम करता है और जो समर्थ हैं मतलब कि जिनको जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं सबको एक साथ लेकर के पढ़ाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि विशिष्ट विद्यालय में ये असमर्थ बच्चों को पढ़ाए जाने की बात कर रहा है, इस वजह से मेल सही नहीं है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए बौद्धिक स्तर एक स्थायी वैयक्तिक अभिलक्षण है जिसे अंग्रेजी में अयूनिटरी ट्रेट कहा जाता है। यानी कि जो बौद्धिक स्तर है वो स्थायी नहीं होता है, उसे प्रयास के माध्यम से बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि स्थायी होता है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला देखिए सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन। तो ये सृजनात्मकता जो होता है वो अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ है, यानी एक समस्या के कई अलग अलग तरीके से सोचना। तो ये भी निगेटिव था क्योंकि यहाँ पर अपसारी होना चाहिए था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए लेखन वैफल्य। आपके मन में डाउट हो सकता है कि लेखन वैफल्य तो लिखने से संबंधित है यानी कि डिस्ग्राफिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है और पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने इस पेपर के प्रिंटिंग में मिस्टेक किया था। अगर इसी प्रश्न को मैं अंग्रेजी में आपको दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए इसी प्रश्न को अंग्रेजी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए डिसलेक्सिया दिया गया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, डिसलेक्सिया जो होता है वो डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर गलती से इन्होंने लेखन लिख दिया जबकि यहाँ पर पठन वैफल्य होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा इंग्लिश के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है?
तो यहाँ पर समावेशी की बात की जा रही है। तो समावेशी कक्षा मतलब कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जैसे कि श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित हो सकते हैं, तो उनको भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो पॉजिटिव था। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि विजुअल इफेक्ट्स कुछ दिखाने होंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, लेकिन आंख उसकी ठीक है, तो वो देख करके चीज़ों को समझने में उसकी मदद मिलेगी। कोई मान लीजिए कि दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे डिवाइसेज लाए जाएं, टेप रिकॉर्डर लाया जाए, जिससे वो सुन करके उन सभी चीज़ों को एक तरीके से अधिगम कर सकता है, या फिर उसके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो चीज़ों को छू करके महसूस करके उस लिखे हुए लेख को पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुविधि साधन, यानी कि ये मल्टीपल एक तरीके से रिसोर्सेज की बात की जा रही है। तो ये जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, वो समावेशी कक्षा को उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि बढ़ावा देगा। तो पहला विकल्प पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, यानी कि देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपने आप में यूनिक है। कोई हो सकता है कि श्रवण बाधित है, तो उसके लिए व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकता क्या है, उसके लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकता यह है कि जो हियरिंग मशीन आती है, जो सुनने वाली मशीन आती है, उसका प्रयोग किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि उसके लिए कुछ विजुअल इफेक्ट्स दिखाए जाए कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई श्रवण दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उसके लिए आवश्यकता क्या है, ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। तो वहीं विकल्प में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना के अनुसार जो आवश्यक है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ये निगेटिव है। कैसे? प्रक्रिया उन्मुख मतलब कि स्टेप्स, जैसे गणित को आप गणित में जब प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें कई स्टेप्स में, कई चरणों में, कई प्रक्रियाओं में प्रश्न को हल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्टेप्स को फॉलो ना करके डायरेक्टली लक्ष्य पर, यानी कि डायरेक्टली रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, उत्पादन उन्मुख लक्ष्य, उत्पादन का मतलब क्या, रिजल्ट, और उन्मुख लक्ष्य मतलब कि उसकी तरफ बढ़ना, यानी कि बच्चों को प्रोसेस सिखाना है। बच्चे को सिर्फ रिजल्ट दे करके उनको मशीनें नहीं बनाना, उनको रटने के लिए प्रेरित नहीं करना है। तो ये भी आपका निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना, यह विकल्प सबसे ज़्यादा निगेटिव था, क्योंकि विविधता को रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है, और ये कह रहा है कि इसको एक तरीके से निगेटिव करने की बात कर रहा है, और यहाँ पर मानक निर्धारित करने की बात कर रहा है। क्या सबके लिए एक ही माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? जो श्रवण बाधित है, जो दृष्टि बाधित है, क्या वो सामान्य बच्चों की तरह सामान्य किताब से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ पाएंगे। उनके लिए आवश्यकता है कि कुछ अलग से किया जाए। ठीक है, जैसे उनको विजुअल इफेक्ट्स दिखाया जाए, दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सभी चीज़ें सबके लिए मानक नहीं हो सकती कि सबको एक ही विधि से पढ़ा जाए। तो ये निगेटिव तो आपका उत्तर नहीं होगा, यानी दिए गए विकल्पों में केवल 1 और 2 वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानिक कस्बे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि बच्चे की मातृभाषा भोजपुरी है और विद्यालय की मुख्यधारी भाषा हिंदी है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि बार बार बच्चा चूंकि अभी पहली बार विद्यालय आया होगा, तो वो कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में, इस वजह से वो बार बार हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लग रहा है। बार बार यह कहा जा रहा है ना कि फेरबदल करता है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आपका रोल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पहले से मेंशन किया गया है कि बच्चे को समस्या हो रही है, मुश्किल का सामना कर रहा है वो, कि स्कूल की जो भाषा है उसको वो बोल नहीं पा रहा, तभी वो बार बार घर की भाषा का यूज कर रहा है। तो आप उसको एकल भाषा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो वो अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो कुछ अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि केवल हिंदी में बोलना है, हिंदी मुझे ठीक से आती नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे इंटरेक्शन करूँ, तो वो डर जाएगा। देखिए, प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डर नहीं बैठाना है। ये निगेटिव ऑप्शन था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। यहां पर देखिए, ये सबसे निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? यहां पर बच्चे को भाषा में समस्या आ रही है। भाषा किसी के ज्ञान या फिर बुद्धि का प्रतीक नहीं होता है। भाषा एक माध्यम मात्र है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का। इससे ज़्यादा भाषा का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि बच्चा विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजना चाहिए। यहाँ पर बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है अथवा नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है लैंग्वेज की वजह से, तो उसके लिए विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा।
चौथा देखिए, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको फटकारेंगे, डांटेंगे कि दो भाषाओं का यूज ना करो, अपने घर की भाषा क्यों बोल रहे हो, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, आगे से वो बिल्कुल बात ही नहीं करेगा आपसे, डर जाएगा। तो ये भी निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या कहा जा रहा है, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज, जो स्कूल की भाषा है, ठीक है, जो सेकेंड लैंग्वेज है, में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए। ये विकल्प पॉजिटिव है। यानी कि मान लीजिए भोजपुरी में बच्चा बोल रहा है, तो टीचर का ये रोल है कि उस स्कूल के लैंग्वेज में उस शब्द को क्या कहते हैं उसको बताया जाए। उसके बाद से अगली बार जब वो बच्चा फिर कोई नया वर्ड बोला भोजपुरी में, तो उसको हिंदी में बताया जाए कि उसका हिंदी में उस शब्द को क्या कहते हैं। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद बच्चा वो सब कुछ धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा और हिंदी भाषा जो कि स्कूल की भाषा है उसमें वो एक तरीके से धीरे धीरे बोलने के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है और यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक समावेशी कक्षा में, तो समावेशी कक्षा क्या प्रस्तावित करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को अपने अनुकूल बनाएं। विशेष आवश्यकता मतलब कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो छात्र हैं वो अपने आप को सामान्य बालक के अनुसार बनाए। तो जब उसके पास नेत्र में रोशनी नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो वो कैसे अपने आप को नॉर्मल बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए अनुकूल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहता है कि बच्चे चाहे किसी भी आवश्यकता से जूझ क्यों ना रहे हो, शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, पढ़ने में डिस्लेक्सिया हो, कैलकुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा, विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, सबको एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। तो ये निगेटिव था, क्योंकि ये अलग करने की बात कर रहा था। ठीक है। तीसरा देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग अलग कक्षा में किया जाना चाहिए। ये भी छात्रों को अलग करने की बात कर रहा है जो विशेष आवश्यकता वाले हैं। तो ये आपका निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। यानी कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर वचनबद्धता है कि सबको जो कुछ भी आवश्यक होगा, चाहे वो दृष्टिबाधित है तो ब्रेल लिपि, और श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की, भले वो सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है, देख करके वो चीज़ों को समझ पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट विकल्प है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पहला देखिए, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंखें झपकाता है और एक आंख बंद करता है और उसकी आंखों में लालिमा है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहा है? तो ये देखिए, उसकी आंखें बार बार लाल हो रही हैं। आंखें क्या हो रही हैं? लाल हो रही हैं। और कभी कभी वो किताबों को नज़दीक लाता है, कभी दूर पकड़ता है, बार बार आंखों को बंद कर रहा है और आंखों की पलकों को झपका रहा है। यानी कि उसकी आंख में प्रॉब्लम है, वो दृष्टिबाधित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 दृष्टिबाधिता इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? पहला देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ये तो सुझाया गया है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में उत्तर देना है। दूसरा देखिए, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। यानी कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ बढ़ावा देने के लिए कहा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा बातें कही गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ये भी पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी मेंशन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस वजह से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, दंड की अगर बात करें तो एनसीएफ 2005 भी इसकी निषेध करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसकी निषेध करता है। तो ये निगेटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रावधान नहीं सुझाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो, विकल्प नंबर 3 देखिए, मूर्त से अमूर्त और
स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मूर्त मतलब क्या हो गया, बच्चे के परिवेश में जो चीज़ें उसने देखा है, प्रत्यक्ष तौर पर देखा है, इससे शुरू करके अमूर्त की तरफ, यानी कि जो चीज़ें वो नहीं देखा है उसकी तरफ उसको उसका अधिगम होना चाहिए। और इसी प्रकार से स्थानीय की भाषा की बात करें, स्थानीय में मतलब उसके परिवेश का वो भाग है, जो चीज़ उसने देखा है, ये भी एक तरीके से मूर्त से अमूर्त की तरफ ही है। यानी वैश्विक, देखिए वैश्विक के चीज़ों को वो नहीं देखा होगा, विश्व की चीज़ों को नहीं देखा होगा, तो यानी स्थानीय चीज़ों से शुरुआत करके वैश्विक की तरफ उसको बढ़ाना चाहिए। यानी जो चीज़ें वो पहले से जानता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाने का पूरा सेंस है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसमें संरचनावाद का सिद्धांत निहित है। यानी बच्चे इन सभी चीज़ों को देख करके खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवेश से जो उनका पूर्व अनुभव है उनसे जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जानते हैं। यानी अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं कर रहे हैं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर। तो ये संरचनावाद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है? संप्रत्यात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल चेंज करने की बात की जा रही है। बच्चा जो गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है उसको चेंज करने की बात की जा रही है, कैसे उसे बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला कह रहा है दंड का प्रयोग करके। दंड तो बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, बारंबार वेधन और अभ्यास के द्वारा। मान लीजिए बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया है, बच्चा कॉन्सेप्ट गलत तरीके से सीख लिया है, तो बार बार आप अभ्यास करेंगे तो वो गलत चीज़ों का ही तो अभ्यास करेगा, सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट का थोड़ी अभ्यास करेगा। जो चीज़ उसको नहीं पता है वो कैसे अभ्यास कर पाएगा? यानी वो गलत चीज़ों को ही दोहरा रहा होगा, तो ये भी आपका निगेटिव है। तीसरा देखिए, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कह करके, ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि रटने जैसी बातें हमेशा निगेटिव होती हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, बहु यानी कि विभिन्न उदाहरण दे करके बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कह करके। अब जब बहुत सारे उदाहरण आप देंगे तो बच्चों का उसमें एक तरीके से तर्क करने का मौका मिलेगा कि ये इस प्रकार से कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से कैसे हो रहा है। तो बच्चे जब खुद तर्क करके खोजेंगे तो उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि ये संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे हैं खोज करके, तर्क के माध्यम से। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। यानी कि जो बार बार प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करने की बात की जाती है कक्षा में, उस इन्वायरमेंट, कंपटीशन के इन्वायरमेंट से डरा हुआ है, चिंतित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक के तौर पर आपको लगता है कि आपको क्या लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो कंपटीशन का लेवल है बहुत ज़्यादा अगर आप कक्षा में रखेंगे तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनको जिम्मेवार बनने में वो मदद करती है। ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि बच्चे सभी एक मानसिक बुद्धिलब्धि के नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे बार बार कंपटीशन के वातावरण की वजह से डर जाएं, ठीक है, तो ये मोटिवेट नहीं होंगे, वो और ज़्यादा डीमोटिवेट होने लगेंगे, और वो भी उच्च स्तर की, यानी कि हाई लेवल कंपटीशन की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, यानी ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है। ये विकल्प देखिए, भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव। अब जब बच्चा डरा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो उसमें रुचि नहीं ले रहा होगा, और जब तक वो रुचि नहीं लेगा वो इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, और उस समय जो कुछ भी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया जाएगा वो उसका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हो रहा होगा। यानी कि ये विकल्प पॉजिटिव है। पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए गलत है और बी सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन उनका स्कूल जाने वाला है, लड़कियां और दिव्यांग बालक स्कूल शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पर हैं? तो ये प्रतिकूल स्तर पर है, क्योंकि ये एक तरीके से अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। इनका जो पहला पीढ़ी है वो बच्चे अब स्कूल जाने वाले हैं, और लड़कियां और लड़के जो हैं दिव्यांग बालक हैं। तो ये एक तरीके से प्रतिकूल स्तर पर हैं शिक्षा की पहुंच के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है, और इन दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होता है। निर्लिप्त को अंग्रेजी में डिटैच कहते हैं, यानी कि
लेव वाइगोत्स्की ने जो बताया था कि सामाजिक संदर्भ में ही बच्चों का विकास होता है और बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, जबकि ये विकल्प कह रहा है कि वो उससे अलग होता है। बच्चों का जो विकास है, बच्चों का जो अधिगम है, वो उसके सामाजिक संदर्भ से अलग होता है, डिटैच होता है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। यहाँ पर इस विकल्प में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि विद्यालय में प्रवेश से पहले, यानी बच्चे जब प्लेवे से या फिर प्राइमरी में जाने से पहले उनके पास अपना कुछ अनुभव तो है जो उनके परिवेश में उन्होंने देखा है, जैसे कि वो कुत्ते बिल्ली के बारे में जान रहे हैं और इसी परिवेश से जोड़ करके उसके यानी पूर्व अनुभव से जोड़ करके उसको आगे का अधिगम कराया जाएगा जब वो बच्चे विद्यालय में जाएंगे। तो यानी यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। तो यहाँ पर उनके पास परिभाषित शब्द भंडार नहीं है, डिफाइंड नहीं है, और ना ही प्रत्ययों की एक तरीके से पूरी समझ है। यहाँ पर प्रत्यय की थोड़ी बहुत, संप्रत्यय की थोड़ी बहुत समझ तो है, लेकिन ये जो ऑप्शन था, ये जो दूसरा तर्क जो है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर पेपर कहना क्या चाहता है। तो इस वजह से इस प्रश्न के सापेक्ष सीबीएसई बोर्ड ने 9 अंक दिया था रिवाइज्ड आंसर की में, यानी ये प्रश्न उन्होंने गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया था। क्योंकि दूसरे तर्क को जब आप पढ़ रहे होंगे तो इससे आपको स्पष्ट होगा कि बच्चे विद्यालय जाने से पहले उनके पास पूर्व अनुभव होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सुपरिभाषित नहीं होता है, लेकिन प्रत्ययों की समझ उनके पास होती है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास टाइप का है, इस वजह से इसके सापेक्ष कॉमन नंबर दिया गया था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक छात्रा यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है कि छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि होगी। जो छात्रा है, जो बच्ची है, वो खुद मान रही है कि कभी उसमें सुधार नहीं होगा, तो वो मोटिवेट कहाँ हो रही है, वो तो एक तरीके से डीमोटिवेट हो रही है। तो पहला निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्ची जो है वो यहाँ पर डीमोटिवेट हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभिप्रेरण पर प्रभाव डाला जा रहा है, नकारात्मक तौर से वो अभिप्रेरित हो रही है, यानी कि निगेटिविटी उसके अंदर आ रहा है, डीमोटिवेट हो रही है। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है, ये भी निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर वो तनाव से ग्रसित होगी, वो जान गई है, वो ये मान रही है कि वो सफल नहीं होगी और उसके अधिगम में, प्रदर्शन में सुधार भी नहीं होगा। तो ये उसको तनावग्रस्त करेगा, ना कि तनाव मुक्त करेगा, ये भी निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि सही जवाब होगा। देखिए, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है, यानी कि छात्रा जो है वो एक तरीके से ये उसे एहसास हो चुका है कि अब वो अधिगम नहीं कर पा रही है या फिर सुधार नहीं ला पा रही है, इस वजह से वो उस कार्य को छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है, और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। असहायपन मतलब कि, असहायपन का मतलब क्या, बेचारापन टाइप का, कि मतलब कितना भी प्रयास मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मेरा कोई हेल्प नहीं हो पा रहा है। इसे अंग्रेजी में लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही एकमात्र विकल्प सही है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, यानी कि कंपटीशन की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच में एक कंपटीशन होना चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, इस वजह से मोटिवेट नहीं करेगा क्योंकि कक्षा में सामान्य बालक भी होंगे, अति क्रियाशील बालक भी होंगे, साथ ही साथ जो कमज़ोर बालक हैं और जो तेज बालक हैं। अगर कमज़ोर बालक को बार बार कंपटीशन में बढ़ावा देने के लिए कहा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं और वो डिमोटिवेट होने लगेंगे, इस वजह से ये मोटिवेट नहीं होंगे। प्रश्न में अभिप्रेरित करना है, जबकि ये डिमोटिवेट हो जाएंगे जो कमज़ोर बालक हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, यानी कि अगर बच्चा बार बार असफल हो रहा है किसी कार्य में तो अनियंत्रित कारक जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसको दोषी ठहराना। क्या ये संभव है कि बच्चा बार बार अधिगम नहीं कर पा रहा है तो कोई ऐसा कारक होगा जो कि कंट्रोल में ना हो? बच्चे को सही दिशा में अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अधिगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे खुद से इंटरनली मोटिवेट रहते हैं, वो चीज़ों को उत्सुकता भरी नज़र से देख रहे होते हैं। तो ये आपका निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इनामों का निरंतर वितरण
और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी निगेटिव है। क्यों? बार बार जब आप इनाम देंगे तो किसी भी चीज़ की अति जो होती है, अधिकता जो होती है, वो बच्चे को एक ऐसा समय आएगा जब बच्चे उसके आदी हो जाएंगे और हर वो कार्य करने के लिए इनाम की मांग करने लगेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो हमेशा निगेटिव सेंस देता है। और वैसे भी प्रतिस्पर्धा के बारे में हमने चौथे विकल्प में देख लिया कि जो कमजोर बालक हैं वो एक तरीके से और ज़्यादा डीमोटिवेट होने लगेंगे। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, विद्यार्थियों में योग्यता की सांवृद्धिक धारणा विकसित करना, यानी प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ योग्यता होती है, उसको पहचान करके उसको उस योग्यता पर कार्य करने के लिए मोटिवेट करेंगे तो बच्चे इंटरनली मोटिवेट हो सकते हैं। यानी कि बच्चों के रुचि के अनुसार ये कार्य किया जा रहा है और जब बच्चा खुद किसी कार्य में रुचि लेगा तो वो इंटरनली मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, यानी बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो क्या दर्शाता है। पहला कह रहा है कि निम्न बुद्धि, ये विकल्प गलत है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि बच्चे बिना त्रुटि किए अधिगम कर पाए। और कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत भी दिया गया, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि बच्चे गलती के माध्यम से भी सीखते हैं। तो गलती करना कहीं भी इस बात का द्योतक नहीं है कि बच्चे के पास बुद्धि नहीं है या फिर वो निम्न बुद्धि का बालक है। तो पहला निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, कम क्षमता, ये भी पहले वाले ऑप्शन से कोरिलेट कर रहा है, इस वजह से ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, ये भी कह रहा है कि बच्चे में ही कमी है। ये बच्चे गलती करें इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि वो कम बुद्धि वाला है, अक्षम है या फिर कम क्षमतावान वाला है, ये भी निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।